बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन में, दैट इज़ अबाउट द लेरिंग्स। लेरिंग्स है क्या? एक लेरिंग्स जो है दैट इज़ बेसिकली अ हॉलो ट्यूब जो कि कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क से देखो तो बनी हुई है। बोन और कार्टिलेज वगैरह सारा कुछ बना हुआ है, दैट इज़ फिक्स्ड, आपस में लिगामेंट्स के साथ फिक्स्ड हैं, ठीक है। और ये ऑर्गन ऑफ फोनेशन बनाते हैं, और फोनेशन मीन्स स्पीकिंग के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। अगर ये आप ग्रीन और रेड वाला स्ट्रक्चर गौर से देखो तो दिस इज़ बेसिकली द नोज़, ये ओरल कैविटी है, दिस प्लेटफॉर्म इज़ द हार्ड पैलेट और ये सॉफ्ट पैलेट है। और ये सेपरेट हो रहा है बाय मींस ऑफ द अगर इस पर हम कलर कोडिंग चेंज करके देखें तो दिस इज़ नेजोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स है, ये लेरिंगोफेरिंग्स है, और नीचे वाला पोर्शन एसोफेगस का है। तो एसोफेगस से और फेरिंग्स से आगे जो आपको ये रेड कलर का मस्कुलर कह लो हॉलो ट्यूब जो नज़र आ रही जिसकी अगर ऊपर से इनलेट देखो या ओपनिंग देखो दैट इज़ ऑब्लिक, दिस इज़ बेसिकली द लेरिंग्स, ठीक है, जो ओरल कैविटी के बिल्कुल रूट ऑफ द टंग के नीचे पड़ा हुआ है। तो this is a hollow muscular ligamentous structure with cartilaginous framework. Its cavity is continuous below with the trachea and above with the pharynx. It has a valvular-like action to close the lower respiratory tract for protection during the swallowing. This is an instrument to produce the phonation and help in the respiration and the deglutition. यहाँ से अगर हम इस डायग्राम से देखें तो वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी, जबकि ये जो है ये एक ड्राइंग है। ड्राइंग में देखो तो वही नेज़ल कैविटी, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सारा का सारा फेरिंग्स है, जिसमें नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड द लेरिंगोफेरिंग्स, और एंटीरियरली जो पड़ा हुआ है दिस इज़ द लेरिंग्स। अगर देखा जाए लेरिंग्स एक्सटेंड कहाँ से, इट एक्सटेंड फ्रॉम द रूट ऑफ द टंग से लेके ये ऑपोजिट पड़ा हुआ होता है C3, 4, 5 एंड 6 के ऑपोजिट ये पड़ा हुआ है। तो एक्सटेंड जो है दैट इज़ रूट ऑफ द टंग टू द ट्रेकिया एंड एक्सटेंड इन फ्रंट ऑफ द 3, 4, 5 C5 4, 5, 6 एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये आपको वाइड ओपनिंग ऑफ द माउथ में ओरल कैविटी बेसिकली नज़र आ रही है। ओरल कैविटी में अगर आप देखो तो ये टंग को डिप्रेस किया हुआ है सारा का सारा। ये जो आपको फोल्ड नज़र आ रहे हैं दिस इज़ ये प्लेटोग्लॉसल फोल्ड जो कि पैलेट से लेके टंग के पीछे तक नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे वाले जो ये फोल्ड हैं दीज आर द प्लेटोफ्रेंजियस फोल्ड, इसके बीच में आपको टॉन्सिल्स नज़र आ रहा है। टॉन्सल एक साइड का, इस साइड का ये ऊपर छुपा हुआ बैठा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आपको ये एक लीफ लाइक सा स्ट्रक्चर जो ऊपर से पीपिंग करता हुआ झांकता हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एपिग्लॉटस, दिस इज़ मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द लेरिंग्स, ठीक है। यहाँ से लेरिंग शुरू हो जाएगा, और जो एपिग्लॉटस है ये कार्टिलेजिनस सा स्ट्रक्चर है दैट इज़ अटैच टू द रूट ऑफ द टंग। ये टंग की रूट के साथ अटैच है बाय मीन्स ऑफ द एक म्यूकोसल फोल्ड है जैसे ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, यानी टंग से लेके एपिग्लॉटस तक जो कनेक्ट कर रहा है उसको ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड के तौर पे। अब यहाँ से देखें तो वही वेरी डायग्राम है, टंग है, ये रूट ऑफ द टंग से लेके आपका ये एपिग्लॉटस ऑब्लिकली पड़ा हुआ है, एपिग्लॉटस से लेके रूट ऑफ द टंग से लेके टिल द ट्रेकिया जो है दिस स्ट्रक्चर इज़ द लेरिंग्स। और जो फेरिंग्स है वो ये देखें तो ये यहाँ पर ये नेज़ोफेरिंग्स है, ये ओरोफेरिंग्स है। ओरोफेरिंग्स के बाद ये वाला लेरिंग्स के पीछे वाला पोर्शन लेरिंगोफेरिंग्स, और पीछे उसके इस यहाँ पर नीचे इसके पीछे चला जाएगा एसोफेगस। ये इसका स्ट्रक्चर जो आपको कार्टिलेजिनियस और बोनी फ्रेमवर्क नज़र आ रहा है, जो फ्रेमवर्क ऑफ द लेरिंग्स बनता है वो बाय मीन्स ऑफ द दी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये जो आप देखें बीच में सबसे पहले बोन आ जाती है, दैट इज़ द हायर्ड बोन। हायर्ड बोन के नीचे आप देखो तो देर आर 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज, यानी सिंगल कार्टिलेज हैं। ये सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ एपिग्लॉटस। ये वाला जो कार्टिलेज नज़र आ रहा है बड़े वाला दिस इज़ द थायराइड कार्टिलेज। इसके नीचे जो है दिस इज़ द क्रीकोइड कार्टिलेज। तो हमारे पास एक बोन हायर्ड बोन, उसके अलावा 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, cricoid cartilage and the epiglottis, thyroid and the cricoid cartilage. These are the 3 unpaired cartilage that are forming the the cartilaginous framework of the thyroid larynx from the anterior side. और अगर हम इसकी posterior side से देखें जो भी हमने देखा है दिस इज़ द एपिग्लॉटिस, ये थायराइड है कार्टिलेज, ये क्रीकोइड कार्टिलेज है। लेकिन अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो दीज आर द 3 जो हैं वो पेयर्ड कार्टिलेज हैं। 3 पेयर्ड कैसे कार्टिलेज हैं? ये जो आपको बड़े कार्टिलेज नज़र आ रहे हैं दीज आर रेटिनॉइड। रेटिनॉइड के ऊपर जो छोटे वाले कार्टिलेज नज़र आ रहे हैं दीज आर द कॉर्निकुलेट।
और कॉर्निकुलेट के ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर होंगे। दीज आर वो जो बिल्कुल छोटे छोटे से कार्टिलेज होंगे, दीज आर द क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो हमारे पास 3 पेयर्ड हैं और 3 अनपेयर्ड हैं। जो पेयर्ड कार्टिलेज, जो अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं वो बड़े बड़े हैं, दे आर लार्ज। और वो कौन कौन से हमारे पास हैं अनपेयर्ड वाले? एपिग्लॉटस, थायराइड एंड द क्रीकोइड, दे आर अनपेयर्ड। और ये जो हमारे पास पाइल है एरेटिनोइड की, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म, ये एक दूसरे के ऊपर जो पाइलअप बने हुए दोनों साइड्स पे, रेटिनोइड, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म, दीज आर बेसिकली द पेयर्ड कार्टिलेज। तो हमारा अगर फिर दोबारा से देखें कि हमारा पूरा का पूरा लेरिंग्स का फ्रेमवर्क कैसे बन रहा है। लेरिंग का फ्रेमवर्क बन रहा है बाय मीन्स ऑफ द हायर्ड बोन, एपिग्लॉटस, थायराइड एंड क्रीकोइड कार्टिलेज। ठीक हो गया। उसके अलावा पाइल ऑफ द पेयर्ड कार्टिलेज जो कि रेटिनोइड, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट एंड द क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, जो दोनों साइड्स पे पड़े हुए होते हैं, दीज 3 आर द पेयर्ड कार्टिलेज। अब देखो तो सारे के सारे कार्टिलेज ऐसे पड़े हुए थे ऊपर नीचे एक पाइलअप की फॉर्म में, तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने शुरू हुए। अब इनको हम जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक दूसरे के साथ हायर्ड बोन जो है, पहले अगर सबसे पहले एपिग्लॉटस है, एपिग्लॉटस सामने की तरफ से टंग के साथ कनेक्टेड है, पीछे की तरफ हायर्ड बोन के साथ कनेक्टेड है। जब ये टंग के साथ कनेक्ट होता है तो लिगामेंट को कहते हो आप ग्लॉसो एपिग्लॉटिक। टंग ग्लॉसो है तो ग्लॉसो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। और जब आप हायर्ड बोन के साथ एपिग्लॉटस को देखते हो तो हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। तो जो एपिग्लॉटस है इसके 2 हो गए, हायो एपिग्लॉटिक एंड द ग्लॉसो एपिग्लॉटिक। उसके अलावा हायर्ड बोन को जब थायराइड कार्टिलेज के साथ कनेक्ट करते हो तो बाय मींस ऑफ अ मेम्ब्रेन इट इज़ कनेक्टेड। वो जो मेम्ब्रेन थ्रू आउट इट्स लेंथ जो कनेक्टेड है उसको आप कहोगे थायरोहायड मेम्ब्रेन। थायरोहाइड मेम्ब्रेन देखो तो पूरी की पूरी इस पूरी स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है, पूरी लेंथ में थायराइड कार्टिलेज को हायर्ड बोन के साथ कनेक्ट करिए। ये मिड लाइन में थिकंड हो जाती है ऐसे मीडियन प्लेन में जब थिकंड हो जाती है तो इसी का वो पोर्शन जो थिकंड हो गया उसको कहोगे मीडियन थायरोहायड लिगामेंट। और जब वो लैटरल साइड पे थिकंड हो जाता है तो वही लिगामेंट क्या हो जाएगा? लैटरल थायरोहायड लिगामेंट। इसी तरह से थायराइड कार्टिलेज और क्रीकोइड कार्टिलेज जब आपस में कनेक्टेड है बाय मींस ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज़ नोन एज क्रीकोथायराइड मेम्ब्रेन। और वही जब थिकंड हो जाती है बीच में सेंटर में, दैट थिकंड लिगामेंट इज़ नोन एज क्रीकोथायराइड लिगामेंट। ठीक है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, हम इंडिविजुअल कार्टिलेज के जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो एपिग्लॉटिस जो है, एपिग्लॉटिस इज़ बेसिकली अ लीफ शेप स्ट्रक्चर। ठीक है। इसका जो लीफ के नीचे नैरो एंडिंग है दैट इज़ नोन एज स्टेम, और ऊपर वाइट जो है दैट इज़ द बॉडी ऑफ द एपिग्लॉटिस। बॉडी ऑफ द एपिग्लॉटिस की 2 सर्फेसेस हैं, एक एंटीरियर जो सामने की तरफ टंग की तरफ हो जाएगी, और ये वाली जो सर्फेस है दैट इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द लेरिंग्स। ये वाली जो लेरिंग्स की तरफ होगी दैट इज़ द पोस्टीरियर सरफेस, जो टंग की तरफ होगी दैट इज़ द एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस हो गई, ये इसकी जो है लैटरल मार्जिन्स हो गए और ये इसकी रूट हो गई। और उसके बीच में आप अगर एक प्रोमिनेंस देखो, जो सेंट्रल में एक प्रोमिनेंस पोस्टीरियर सरफेस पे लगी हुई है, दिस प्रोमिनेंस इज़ नोन एज, इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे कहते हैं कि देयर इज़ अ प्रोमिनेंस इन द सेंटर, और नीचे वो एंड अप करी इनटू द ट्यूबरकल। और अगर हम देखें, हमने एपिग्लॉटिस को कहा कि दिस इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से नैरो है। जो नैरो एंड है दिस इज़ द स्टेम, और जो ब्रॉड एंड अप है दिस इज़ द बॉडी। बॉडी की 2 सर्फेसिस थी, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर जो है टुवर्ड्स द टंग है, और जो पोस्टीरियर है वो दैट इज़ टुवर्ड्स द लेरिंग्स। जो लेरिंग जिस सर्फेस है उसके ऊपर एक मार्कली रिज है, रिज जो एंड अप कर रही है वो एपिग्लॉटिक ट्यूबरकल पर एंड अप कर रही है। अब जब हम इसको फिक्स करते हैं ऑन टू द थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज है उसके साथ अटैच्ड है, उसकी दोनों लैमिनास के बीच में जाके फिक्स होगी, और ये टूवर्ड्स जो अटैच होगी विद द टंग बाय ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, और अटैच करेगी विद द हायर्ड बोन बाय द हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। ये देखें जी, ये आपको फिर नज़र आ रहा है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है ये वाला पड़ा हुआ है, हाईलाइन कार्टिलेज होता है दैट इज़ फिक्स इन द 2 लैमिना ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द 2 लैमिना ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, उसके साथ फिक्स है। आगे हायर्ड बोन के साथ है, टंग के साथ है, उनके लिगामेंट्स हमने बता दिए। यहाँ से अगर देखें तो इस डायग्राम में आपको ये पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द टंग नज़र आ रहा है। ये सारे टंग की क्या है, टंग के साथ जो आपको ये आपको जो नज़र आ रहा है,
ये टंग है, ठीक है जी, पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द टंग। ये जो आपको लीफ शेप सा ऊपर से ब्रॉडेंड एंड नज़र आ रहा है, दिस इज़ द एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस टंग के साथ जो म्यूकोसल फोल्ड के साथ कनेक्टेड है, दिस इज मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। एक फोल्ड आपको ये लैटरली नज़र आ रहा है, दिस इज़ द लैटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। इसके बीच में जो आपको कैविटी नज़र आ रही है इन बिटवीन द मीडियन एंड द लैटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड, ये अगर याद हो तो दीज आर नोन एज द वॉलिकुलास। तो इन तीनों लिगामेंट्स की वजह से जो एपिग्लॉटस है दैट रिटेन इट्स पोजीशन, कि ये पूरा का पूरा लेरिंग्स के ऊपर आके गिर नहीं जाता बल्कि ओपन अप रहता है और अटैच रहता है विद द रूट ऑफ द टंग के साथ, ये वाला। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो दिस इज़ द थायराइड कार्टिलेज। जो थायराइड कार्टिलेज है बेसिकली जो है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द टू क्वाड्रेंगुलर प्लेट्स, ठीक है, टू क्वाड्रेंगुलर लैमिनास की वजह से बनता है। ये जो क्वाड्रेंगुलर लैमिनास हैं वो एक दूसरे के साथ एक एंगल के साथ सिचुएटेड होते हैं। ये एंगल 90 डिग्री इन द केस ऑफ द मेल होता है और 120 डिग्री इन द केस ऑफ द फीमेल्स। ठीक है जी, कि हमने ये देखा कि ये एक क्वाड्रेंगुलर लैमिना है और एक ये दूसरा क्वाड्रेंगुलर लैमिना है जो कि एक दूसरे के साथ एंगुलेटेड प्लेसमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। और जो एंगुलेशन है दैट इज़ 90 डिग्री इन द केस ऑफ द मेल एंड 120 डिग्री इन द केस ऑफ द फीमेल्स। फिर जब ये क्वाड्रेंगुलर लैमिना आपके आपस में फ्यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इस क्वाड्रेंगुलर लैमिना के एक इंटीरियर बॉर्डर है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर है। अगर देखें तो दिस इज़ द इंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर। जो इंटीरियर बॉर्डर है दैट इज़ गोइंग टू बी फ्यूज इन द लोअर पार्ट, लेकिन अपर पार्ट में वो जो है इंटीरियर जो बॉर्डर है दैट इज़ डेफिशिएंट कह लो या इट इज़ नॉट फ्यूज, गिविंग राइज टू अ वी शेप थायराइड नॉच। जो सुपीरियर बॉर्डर पे वी शेप नॉच बनती दैट इज़ द थायराइड नॉच। और नीचे से ये जो है दिस इज़ वो कन्वेक्स, इसका इंफीरियर बॉर्डर है। जब आप पोस्टीरियर एंडिंग पे जाते हो दैट इज़ नॉट एनक्लोजिंग द लेरिंग्स एज अ होल, बल्कि क्या करता है, इट इज़ अ बेसिकली सी शेप और वो पोस्टीरियर एंड उसका अपवर्ड और डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर जाता है। जो अपवर्ड होता है दैट इज़ नोन एज द सुपीरियर हॉर्न और जो लोअर डाउन करता है दैट इज़ नोन एज द इंफीरियर हॉर्न। ये हॉर्न्स बन जाते हैं, सुपीरियर हॉर्न एंड द इंफीरियर हॉर्न। अगर हम इसको अब थायराइड कार्टिलेज को दोबारा रिपीट करें तो हम ये कहते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द laryngeal cartilage. It is formed by the two lamina, left and the right lamina. Anteriorly, left and the right lamina fuse in the midline in the lower portion to give a prominence that is known as the laryngeal prominence. और इसको आप एडम्स एप्पल भी कहते हैं, जो आप फिंगर रख के अपनी नेक के सेंटर में फील भी कर सकते हो। पोस्टीरियरली दैट इज़ वाइडली सेपरेटेड, कि ये दोनों आपस में रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, कि ये इस तरह रिंग नहीं है जो कि लेरिंग्स को इनक्लोज करे, बल्कि ये सिर्फ इस तरह सी शेप्ड है जो कि एंटीरियर और लैटरल सर्फेसिस को सराउंड किए हुए हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो दीज आर द टू quadrangular lamina that are placed at an angulation with each other. Anterior border is fused in the center in the lower part. Superiorly the anterior border is deficient, forming the thyroid notch. Superior border जो है that is continuous from the thyroid, ये जो notch है उससे extend कर रहा है onto the posteriorly to the superior कॉर्नू और इन्फीरियर बॉडी इज कनकेव कन्वेक्स और इन्फीरियर कॉर्नू के साथ कंटिन्यू कर रहा होता है और इसके सेंटर के पोर्शन को आप कहते हैं लेरेंजियल प्रोमिनेंस। अब अगर आप इस पे देखो कि लेरेंजियल प्रोमिनेंस भी होगी हमारी, और उसके बाद अगर आप एक और इम्पॉर्टेंट फीचर देखो तो देयर इज़ अ ट्यूबरकल ऑन द इन्फीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड नॉच। ये आपको इन्फीरियर बॉर्डर पे एक ट्यूबरकल नज़र आ रहा है, इन्फीरियर थायराइड ट्यूबरकल। और इसी तरह से जब वो सुपीरियर कॉर्नू में ट्रांसफॉर्म होने लगता है तो देयर इज़ अनदर ट्यूबरकल दैट इज़ नोन एज द सुपीरियर थायराइड ट्यूबरकल। और आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी दैट इज़ कनेक्टिंग द सुपीरियर थायराइड ट्यूबरकल टू द इन्फीरियर थायराइड ट्यूबरकल, दिस इज़ नोन एज द ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। तो हम अगर दोबारा से इस सारी चीज़ को रिपीट करें थायराइड कार्टिलेज को, तो हमने इसके दो लैमिनास किए, दोनों लैमिनास का एंगुलेशन पे प्लेस्ड है, फिर इंटीरियर बॉर्डर को फ्यूज़ कर दिया इन द लोअर पार्ट और सुपीरियर बॉर्डर को डेफिशिएंट करके थायराइड नॉच बना दिया और उसमें कहा कि लेरेंजियल प्रोमिनेंस है और एडम्स एप्पल है। पोस्टीरियर बॉर्डर को अपवर्ड और डाउनवर्ड को एक्सटेंड किया इन द फॉर्म ऑफ द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर कॉर्नू, फिर सुपीरियर ट्यूबरकल बताया, इन्फीरियर ट्यूबरकल बताया और ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज बता दी। फिर उसके बाद हमने वही सारी बात बतानी है कि जब ये खुद से सारा कुछ बन जाता है, थायराइड कार्टिलेज के अपने हमने फीचर डिस्कस कर लिए और उसको प्लेस कर दिया एंट्रो लैटरल पार्ट ऑफ द लेरिंग्स पे। ठीक है जी, अब एंट्रो लैटरल पार्ट ऑफ द लेरिंग्स पे जब ये आ गया तो दैट हैज़ टू बी कनेक्टेड सपोर्टेड बाय द सर्टन स्ट्रक्चर जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। जब वो देखो हायर्ड बोन के साथ वही बात के मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करेगा तो दैट मेम्ब्रेन इज़ नोन एज द थायरोहाइड मेम्ब्रेन।
थायरोहाइड मेम्ब्रेन ही मिडलाइन में थिकन होगी तो फॉर्म द मीडियन थायरोहाइड लिगामेंट, और साइड्स पे कह लो कि स्ट्रेंथन अप हो जाएगी टू फॉर्म अ लिगामेंट दैट इज़ नोन एज अ लैटरल थायरोहाइड लिगामेंट। इसी तरह से अब उसके नीचे जो पड़ी हुई है दैट इज़ प्रेजेंट द क्रीकोइड कार्टिलेज। क्रीकोइड कार्टिलेज के साथ भी वो एक मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड है, दैट मेम्ब्रेन इज़ नोन एज क्रीकोथायरॉयड मेम्ब्रेन, और उसका मिड लाइन पोर्शन जब थिकंड हो जाएगा तो फॉर्म द क्रीकोथायरॉयड लिगामेंट। अब हम करते हैं इसकी बाकी की अटैचमेंट। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज़ द एपिग्लॉटस। ठीक है जी, एपिग्लॉटस जो है दैट इज़ कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड नॉच के, थायराइड नॉच के बिल्कुल पीछे जो है वो अटैच्ड हो रहा है। ठीक है जी, दिस इज़ द अटैचमेंट ऑफ द एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस के अटैचमेंट के अलावा अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो हमने अभी रेटिनॉइड कार्टिलेज पढ़ा, अभी आगे देखेंगे कि रेटिनॉइड कार्टिलेज से म्यूकोजल फोल्ड जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं टुवर्ड द बैक साइड ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। दीज म्यूकोजल फोल्ड्स आर नोन एज वेस्टिबुलर फोल्ड्स एंड द वोकल फोल्ड। ये दोनों भी अटैच कर रहे हैं, और इन्हीं जो वोकल फोल्ड के दरमियान के अंदर मसल है वोकैलिस, वो भी इसके पोस्टीरियरली एंड पे अटैच हो रहा होता है। उसके अलावा कौन से जो है वो एक मसल है जो कि रेटिनॉइड कार्टिलेज से लेके थायराइड कार्टिलेज तक अटैच हो रहा है, दैट इज़ थायरोरेटिनॉइड, वो भी इसके साथ अटैच हो रहा होगा। और ग्रेटर जो है इसका पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द जो सुपीरियर इन्फीरियर कॉर्नर है दैट इज़ ऑल्सो गिविंग अटैचमेंट टू द स्टाइलोफ्रेंजियस, सैल्पिंजियोफ्रेंजियस। और उसको यहाँ पे देखें तो हमने थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर सरफेस नज़र आ रही है, उसमें हम डिफरेंट अटैचमेंट देखें तो दिस इज़ द अटैचमेंट फॉर द एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस के नीचे जो आपको ब्लैक से ये दोनों नज़र आ रहे हैं दीज आर अटैचमेंट अपर वाले जो हैं ये वेस्टिबुलर फोल्ड्स के लिए हैं, जो ब्लैक डॉट नीचे वाले हैं दीज आर फॉर द वोकल फोल्ड्स। अगर यहाँ से हम दोबारा देखें तो हमने ये कहा दिस इज़ फॉर द अटैचमेंट ऑफ द एपिग्लॉटस। ये जो अटैचमेंट है वोकल वेस्टिबुलर फोल्ड्स की है, दीज आर द अटैचमेंट फॉर द वोकल फोल्ड्स। ये जो अटैचमेंट ऊपर वाली नज़र आ रही है दिस इज़ थायो एपिग्लॉटिकस मसल की वजह से, और दिस इज़ थायरो रेटिनॉइड मसल्स की, उसकी अटैचमेंट है। यहाँ पे आपको 3 फेरिंग्स मसल्स होंगे, स्टाइलोफ्रेंजियस, सैल्पिंजियोफ्रेंजियस, जो ये पिछले वाले पोर्शन ऑफ द जो हॉर्न्स हैं इसके थायराइड कार्टिलेज के उसके साथ अटैच कर रहे होंगे। अब जो आपको नेक्स्ट हम कार्टिलेज पढ़ने लगे दैट दीज आर बेसिकली द कह लो कि क्रीकोइड कार्टिलेज और उसके साथ लगे हुए रेटिनॉइड एंड द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज हैं। जो आप अगर क्रीकोइड कार्टिलेज देखो तो क्रीकोइड कार्टिलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द थायराइड कार्टिलेज। जो थायराइड कार्टिलेज था दैट वाज सी शेप, कि वो पूरा का पूरा जो है लेरिंग्स को सराउंड नहीं कर रहा था बल्कि एंटीरियरली और लैटरली प्रेजेंट था। लेकिन जो क्रीकोइड कार्टिलेज है दैट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड द कह लो कि लेरिंग्स दैट इज़ एनक्लोजिंग द लेरिंग्स, और उसमें जो है एनक्लोजिंग द लेरिंग्स, ये देखो पूरा का पूरा एनक्लोज कर रहा है, एनसर्कल कर रहा है लेरिंग्स को, और रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है। जिस तरह रिंग एक साइड से ब्रॉडन अप होती है और एक साइड से नैरोड होती है, जो नैरोड पोर्शन है हम उसको आर्च कहेंगे, जो ब्रॉडन पोर्शन है उसको लैमिना कहेंगे। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है ये जो आर्च पोर्शन है दैट इज़ प्रेजेंट इंटीरियरली, और जो ब्रॉडन पोर्शन है दैट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियरली, और इसको आप कहोगे लैमिना। सो लैमिना इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियरली एंड आर्च इज़ फेसिंग इंटीरियरली। ठीक हो गया, और ये रिंग शेप फॉर्म में होता है, और क्रीकोइड कार्टिलेज इज लाइंग ऑपोजिट टू द C6। इसके नीचे जो है लेरिंग्स दैट इज़ गोइंग टू कॉन्टेनियस इनटू द ट्रेकिया। यहाँ पे देखो तो अगर हम देखें तो ये क्रीकोइड कार्टिलेज इंटीरियरली है, दिस इज़ द आर्च ऑफ द क्रीकोइड कार्टिलेज, जो पोस्टीरियरली ब्रॉडन अप हो गया टू फॉर्म द लैमिना। अब ये रिंग शेप था दैट इज़ एनक्लोजिंग द लेरिंग्स। अभी हम इसको बाकी स्ट्रक्चर के साथ फिक्स करेंगे। तो हमने कैसे स्ट्रक्चर फिक्स करना है, थायराइड कार्टिलेज के साथ जब आप इसको फिक्स करोगे तो दैट मेम्ब्रेन इज़ नोन एज क्रीकोथायराइड मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन जो सेंटर में ये थिकंड होगी टू फॉर्म द लिगामेंट दैट इज़ क्रीकोथायराइड लिगामेंट। अब जो है ये जो क्रीकोइड कार्टिलेज है दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ जॉइंट विद द इन्फीरियर हॉर्न ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। जो इन्फीरियर हॉर्न के साथ कार्टिलेज जॉइंट बना रहा है दिस इज़ द जॉइंट, और इसके ऊपर जो लिगामेंट बनेगा क्रीकोथायराइड लिगामेंट लगा हुआ है साथ, और उसके ऊपर ये जॉइंट बन रहा है। दिस जॉइंट इज़ ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड सर्टन टाइप ऑफ द मूवमेंट, और वो कौन सी होंगी, फॉरवर्ड बेंडिंग और डाउनवर्ड एक्शन ऑफ द क्रीकोइड कार्टिलेज। ये बेंड कर सकता है फॉरवर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा कि वोकल कॉर्ड के ऊपर टेंशन क्रिएट हो जाएगी। और दूसरा टाइप ऑफ द जॉइंट अगर आप देखो तो क्रीकोइड जो है वो बना रहा है दैट इज़ विद द रेटिनॉइड कार्टिलेज। अब रेटिनॉइड कार्टिलेज देखो तो दैट ये वाला भी क्रीकोइड कार्टिलेज ही है, रेटिनॉइड कार्टिलेज। रेटिनॉइड कार्टिलेज इज़ बेसिकली अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। पिरामिडल स्ट्रक्चर में आप देखो तो एक बेस है, ठीक है, और एक एपेक्स है।
एक बेस है जो कि प्रेजेंट है इन कांटेक्ट विद जो है क्रीकोइड कार्टिलेज, ठीक है। और जो एपिक्स है, एपिक्स के ऊपर एक और कार्टिलेज अटैच होगा, दैट इज़ द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, और उसकी एंटीरियर प्रोसेसेस हैं और लैटरली मस्कुलर प्रोसेसेस हैं। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे इसको रेटिनोइड कार्टिलेज को, दैट इज़ हैविंग अ बेस एंड द एपिक्स, मस्कुलर प्रोसेस एंड द एंटीरियर प्रोसेस। चार बातें हम उसकी बताएंगे कि जो उसके खुद की बेस की अटैचमेंट है पिरामिडल प्रोसेस की, एज अ पिरामिड की जो बेस है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर लैमिना, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लैमिना ऑफ द क्रीकोइड कार्टिलेज। ये लैमिना है, ठीक है, उसके सुपीरियर बॉर्डर के साथ वो जो है वो जॉइंट बना रहा है। जो एपिक्स है दैट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। फिर उसके पास इंटीरियर प्रोसेसेस हैं, दे आर गोइंग टू अटैचमेंट टू द वोकल कॉर्ड, और पीछे की तरफ मस्कुलर प्रोसेसेस हैं जो कि मसल्स के साथ अटैचमेंट में काम आएंगे। ये देखें जी, बेस जो है दैट इज़ गोइंग टू अटैच विद द फैसेट ऑन द लैमिना ऑफ द क्रीकोइड कार्टिलेज। एपिक्स जो है वो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के साथ है। मीडियल सरफेस फेसेस ईच अदर। एंट्रोलैटरल सरफेस पे 2 डिप्रेशन है, मसल्स के लिए और लिगामेंट्स के लिए। बेस ऑफ द रेटिनोइड कार्टिलेज जो है वो इंटीरियर एलोंगेटेड है, इंटीरियर एक एंगल बन जाएगा। ये इंटीरियर एंगल जो है दैट इज़ फॉर द अटैचमेंट ऑफ द वोकल लिगामेंट। लैटरल के पास एक मस्कुलर प्रोसेस है जो कि अटैचमेंट देगा पोस्टीरियर एंड लैटरल क्रीकोरेटिनोइड मसल्स को। अब कॉर्निकुलेट कार्टिलेज देखें तो ये छोटे से आपको जो ऊपर कह लो टाइनी से नज़र आ रहे हैं, दीज आर द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। दीज आर गोइंग टू आर्टिकुलेट विद द एपिसेस ऑफ द रेटिनोइड कार्टिलेज। जो रेटिनोइड की एपिक्स है उसके ऊपर जो कार्टिलेज नजर हुआ दैट इज़ द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। दे आर आल्सो पेयर्ड। कॉर्निकुलेट एपिसेस जो है वो पोस्टेरोमीडियली एक दूसरे की तरफ टर्न किए हुए होती हैं, और उसके ऊपर जो एक और किस्म का कार्टिलेज नज़र आ रहा होता है, दैट आर वेरी टाइनी इन स्ट्रक्चर, जो कि क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है। और ये सारे के सारे एरी एपिग्लॉटिक मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। वो भी हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। Thyroid, cricoid and the basal part of the retinoid cartilage are all hyaline in structure, and they can ossify at the year of the after the year of the 25 age. Apex of the retinoid cartilage and all other are the elastic cartilage. अभी जो हमने बात की लरेंजियल जॉइंट्स, तो हमने देखा देयर आर 2 टाइप ऑफ द जॉइंट विच आर प्रेजेंट इन द लेरिंग्स। जो एक हमने देखा था दैट इज़ बिटवीन द थायराइड कार्टिलेज एंड द लैमिना ऑफ द क्रीकोइड कार्टिलेज, लैटरल पार्ट ऑफ द लैमिना ऑफ द क्रीकोइड कार्टिलेज। तो वो क्या बना देता था, क्रीकोथायराइड जॉइंट। क्रीकोथायराइड जॉइंट जो है दैट अलाउ द थायराइड कार्टिलेज टू मूव फॉरवर्ड। जब ये मूव फॉरवर्ड करेगा, जो वोकल कॉर्ड्स इसके साथ अटैच्ड हैं वो खिंच जाएंगी, दे आर गोइंग टू बी टेंस्ड। तो दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है वो क्या करेंगी, फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द थायराइड कार्टिलेज करेंगी, जिसकी वजह से थायराइड जो वोकल कॉर्ड्स हैं दे आर गोइंग टू बी टेंस्ड, लेंथन अप एंड टेंशन ऑफ द वोकल लिगामेंट्स। और जो ये पड़ा हुआ इसका, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ द लिगामेंट वो सॉरी जॉइंट इज़ बिटवीन द रेटिनोइड कार्टिलेज एंड द लैमिना ऑफ द क्रीकोइड कार्टिलेज। ये जो जॉइंट है दैट इज़ बेसिकली अलाउइंग द रोटेटरी मूवमेंट्स ऑफ द रेटिनोइड कार्टिलेज। ये रोटेट करेगा, ठीक है, मीडियली और लैटरली, जिसकी वजह से इसके सामने जो आपने देखी हैं कि ये देखें इस डायग्राम में आपको थोड़ी बहुत इल्यूजन सी नज़र आ रही है थायराइड इसकी वोकल फोल्ड्स की, ये नज़र आ रही है, ठीक है। कि रेटिनोइड कार्टिलेज से लेके थायराइड कार्टिलेज तक तो जो एक बैंड ऑफ द कॉर्ड्स है दैट आर द वोकल कॉर्ड्स, और वो इसकी रोटेटरी मूवमेंट्स में क्या होगा कि वो एबडक्शन और एडक्शन की मूवमेंट में जाएंगी वोकल कॉर्ड्स। ये देखें रेटिनोइड कार्टिलेज से बैक साइड ऑफ द थायराइड कार्टिलेज तक, दीज आर द वोकल कॉर्ड, पेयर ऑफ द वोकल कॉर्ड। एक पेयर है जो किसी दोनों पोजीशंस दिखाई हुई, दीज when the vocal cords are adducted in position, और ये वाली पोजीशन vocal cords की दिखाई हुई है जब वो abducted हैं। जो abducted position that is very much important, क्योंकि जब ये vocal cords abducted position में होंगे तो air is allowed to enter into the lungs और हमारी respiration possible है। लेकिन जब वो adducted position में आते हैं in the close proximity to each other, तो हमारी जो है वो लेरिंग्स क्लोज हो जाती हैं एंड एयर इज़ नॉट अलाउड टू पास ऑन, तो वो बहुत डेंजरस कंडीशन हो जाती है कि रेस्पिरेटरी फेलियर कैन टेक प्लेस। ये असल में होती तब है जब हमने बोलना होता है, ताकि वो ये जो टेंशन इन द वोकल कॉर्ड्स है दैट इज़ हेल्पिंग अस टू स्पीक। अब जो हमने अभी सारी लिगामेंट्स की बात की, जो भी हम बात कर भी चुके हैं, अब हम उसको और फर्दर डिटेल में करते हैं कि अभी तक हमने जितनी बात की, हमने बताया कि इसमें जो लेरिंग्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द बोन एंड द कार्टिलेज। बोन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ हायर्ड बोन थी। फिर हमने बताया था कि हायर्ड बोन के अलावा हमारे पास 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं, जो कि एपिग्लॉटस है, थायराइड है एंड क्रीकोइड है।
फिर हमने उसकी फर्दन एक एक डिटेल स्ट्रक्चर बता दिया। उसके बाद हमने बताया दे आर द 3 पेयर्ड कार्टिलेज, रेटिनोइड, कॉर्निकुलेट एंड द क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, उनकी डिटेल बता दी। अभी हमने फिर बताया कि दे आर जॉइंट्स किस में थे, थायराइड और क्रिकोइड में, और क्रिकोइड और रेटिनोइड में। अब ये सब के सब जब आपस में हमने जोड़ लिए बाय मीन्स ऑफ द मेम्ब्रेन और सारे आपस में हमने बता दिए, तो हम अब लिगामेंट्स को डिटेल में करते हैं। लिगामेंट्स वही आपके ने जो पहले किए हैं। दिस लिगामेंट इज़ जो कि हायर्ड बोन और थायराइड कार्टिलेज के बीच में, दिस इज़ थायरोहाइड मेम्ब्रेन, इट हैज़ गॉट 2 टाइप ऑफ द लिगामेंट, ये गिव राइज करेगी स्ट्रेंथन अब हो जाएगी मिड लाइन में, तो क्या हो जाएगी मीडियन थायरोहाइड लिगामेंट, लैटरली हो जाएगी तो लैटरल थायरोहाइड लिगामेंट। अब हायर्ड बोन जब एपिग्लॉटिस के साथ कनेक्ट करती है तो हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट, और एपिग्लॉटिस जब टंग के साथ कनेक्ट करता है मीडियन एंड लैटरल हायो तो ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड्स। ठीक है जी, एपिग्लॉटिस के 3 हो गए, मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक एंड 2 लैटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। एपिग्लॉटिस फिर हायो बोन के साथ अटैच्ड है तो ग्लॉसो हायो एपिग्लॉटिस लिगामेंट है। अब हायर्ड बोन जो थायराइड के साथ अटैच है, थायरोहाइड मेम्ब्रेन, और थायरोहाइड मेम्ब्रेन के 2 पोर्शन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मीडियन एंड द लैटरल थायरोहाइड लिगामेंट। इसी तरह से थायराइड एंड क्रिकोइड आर अटैच टू ईच अदर बाय द क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन, और उसकी का जो सेंट्रल पोर्शन थिकन्ड हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू फॉर्म द क्रिकोथायराइड लिगामेंट। अब वही था क्रिकोइड कार्टिलेज जब ट्रेकियल रिंग के साथ अटैच होना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ पोर्शन, देन इट इज़ फॉर्म द ट्रेकियल लिगामेंट। अभी हमने कोई मुश्किल बात नहीं की, हमने वही चीज़ें जो स्ट्रक्चर एक दूसरे को जोड़ें वही की। पहले एपिग्लॉटिस को टंग के साथ जोड़ा है बाय मीडियन ग्लॉसो एपिग्लॉटिक एंड लैटरल ग्लॉसो एपिग्लॉटिक फोल्ड। हायर्ड बोन के साथ जोड़ा है तो हायो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। हायर्ड बोन को ही थायराइड के साथ जोड़ा है तो थायरोहाइड मेम्ब्रेन और थायरोहाइड लिगामेंट मीडियन एंड द लैटरल। थायराइड को क्रिकोइड के साथ जोड़ा है तो क्रिकोथायराइड लिगामेंट एंड क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन। क्रिकोइड को ट्रेकिया के साथ जोड़ा है तो क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट। ये तो एक्सट्रिंसिक लिगामेंट आ गए। एक्सट्रिंसिक लिगामेंट मींस जो बाहर की तरफ से सारे के सारे फ्रेमवर्क ऑफ द जो लेरिंग्स है उसको हेल्प आउट कर रहे थे, यूँ बन रहे थे ये सारे। अब जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो इंट्रिंसिक लिगामेंट की तरफ, तो जो हमने अभी क्रिकोथायराइड लिगामेंट पढ़ा था, ये देखें क्रिकोथायराइड लिगामेंट के क्रिकोइड के लैमिना एंड आर्च से जो स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जा रहा था, दैट वाज द क्रिकोथायराइड लिगामेंट एक्सट्रिंसिकली। लेकिन यही जब क्रिकोइड के लैमिना और आर्च की तरफ से जो मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ जाती है, एंड दैट इज़ अटैचिंग टू द रेटिनॉइड कार्टिलेज पोस्टीरियरली, रेटिनॉइड के साथ और बैक साइड ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से साथ लगती है, और इसका सुपीरियर एज जो है दैट इज़ फ्री। दिस पार्ट ऑफ द इंडियन, अगर हम इसको इस तरह से करें कि जो हमने क्रिकोथायराइड लिगामेंट पढ़ा था, क्रिकोथायराइड लिगामेंट का एक लैमिना बाहर की तरफ है और दूसरा लैमिना अंदर की तरफ है। जो क्रिकोथायराइड का लैमिना बाहर की तरफ है जो कि क्रिकोइड और थायराइड कार्टिलेज के बीच में है, दैट इज़ द क्रिकोथायराइड लिगामेंट। उसी का एक लैमिना जो अंदर की तरफ है जो क्रिकोइड कार्टिलेज से रेटिनॉइड कार्टिलेज और हैंग कर रहा है फ्रीली टिल द थायराइड कार्टिलेज, ये वाला, ये जो इंट्रिंसिक लैमिना है, दिस इज़ नोन एज कोनस इलास्टिकस। ये जो आपको येलोइश पोर्शन ये वाला नज़र आ रहा है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि दिस वन पोर्शन इज़ द क्रिकोथायराइड लिगामेंट, और जब अंदर की तरफ क्रिकोथायराइड लिगामेंट है तो रेटिनॉइड कार्टिलेज से एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। लेकिन अगर इसका सुपीरियर एंड देखो तो दैट इज़ हैंगिंग फ्री, ये अटैच नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊपर का एंड फ्री है, और ये एक फोल्ड बना देता है, दैट इज़ नोन एज वोकल फोल्ड। और उस फोल्ड के अंदर जो है दैट आर लाइंग द ट्रू वोकल कॉर्ड्स, इसको आप कहते हो वोकल फोल्ड्स, और इसके अंदर लाई कर इसको वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं, वोकल लिगामेंट्स भी कहते हैं, और अंडरनीथ दिस वोकल लिगामेंट्स ट्रू वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट। और ये जो खुद बनता है दिस इज़ द बाहर की सरफेस पे क्रिकोथायराइड लिगामेंट है, जबकि अंदर की तरफ से कोनस इलास्टिकस है। ठीक है जी, क्रिकोथायराइड लिगामेंट। अब क्रिकोथायराइड लिगामेंट जो आर्च ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज से थायराइड कार्टिलेज तक है, फिर को लैमिना से लेके जो एक्सटेंड करती है अपवर्ड, वो क्या चीज़ करती है फ्रॉम द वोकल प्रोसेस ऑफ द रेटिनॉइड कार्टिलेज, वहाँ से लेके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड कार्टिलेज तक। ये जो आपको फ्री लाइंग मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, दिस इज़ द कोनस इलास्टिकस। कोनस इलास्टिकस का ऊपर वाला जो फोल्ड है दैट इज़ हैविंग फ्री और लूज है। ठीक है, दीज आर नोन एज द वोकल लिगामेंट्स, और वोकल लिगामेंट्स के अंडरनीथ लाई करता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स। अब जो हम नेक्स्ट देखने लगे हैं दिस इज द क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, ये भी इंट्रिंसिक लिगामेंट है। ये क्या करेगी, जो हमने ये देखे
ये जो है रेटिनॉइड कार्टिलेज से लेके ऊपर तक यहाँ पर आपके पास होगा जो है एपिग्लॉटस तक। ये जो सारी की सारी इंट्रिंसिकली एक मेम्ब्रेन कवर करिए फ्रॉम द एपिग्लॉटस टिल द रेटिनॉइड कार्टिलेज, और उसका ऊपर वाला जो नीचे वाला एज है दैट इज़ ऑल्सो हैविंग अ फ्री मार्जिन, ठीक है, फ्री हैंगिंग मार्जिन, वो जो एक्सटेंड कर रहा होगा फ्रॉम द रेटिनाइड टिल द ये थायराइड कार्टिलेज। इस वाले फोल्ड को कहोगे आप वेस्टिबुलर फोल्ड। नीचे वाला फोल्ड जो कोनस इलास्टिकस की वजह से बन रहा था ये वोकल फोल्ड्स हैं, और जो ये इसकी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन की कह लो कि सस्पेंशन की वजह से बनेगा, वो क्या बनेगा नीचे वाले, वो भी रेटिनॉइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज के साथ ही है, लेकिन वो ऊपर की तरफ लाई करता है और वो फ्री एज है किसका, क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन का, उसको आप कहोगे वेस्टिबुलर फोल्ड। ठीक है जी, ये देखें आपको दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब ये आपका है एपिग्लॉटस से लेकर रेटिनॉइड कार्टिलेज तक जो ये वाला हैंगिंग एज बन रहा है, दीज आर द वेस्टिबुलर फोल्ड। ये वाला जो आपको बन रही कोनस इलास्टिकस, इसकी तरफ से जो फोल्ड्स बन रहे हैं दीज आर द वोकल फोल्ड्स। ठीक है जी, और दोनों के दोनों जो हैं वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थायराइड कार्टिलेज के साथ अटैच हो रहे हैं। कैविटी ऑफ द लेरिंग्स, इन दोनों फोल्ड्स की वजह से अगर यहाँ से देखें तो हम इस डायग्राम को देखें तो बेसिकली ये आपका एपिग्लॉटस है, और एपिग्लॉटस से जो मेम्ब्रेन डाउनवर्ड नीचे रेटिनॉइड की तरफ जा रही थी यूँ, ठीक है, ये रेटिनॉइड की तरफ जा रही थी, उसके नीचे वाला पोर्शन जो था दैट वाज फ्रीली हैंगिंग, और वो जो बन रहा था दैट वाज फॉर्मिंग द वेस्टिबुलर फोल्ड। जब क्रिकोइड कार्टिलेज से जो रेटिनॉइड कार्टिलेज की तरफ जा रही थी, उसका जो अपर फ्री मार्जिन बन रहा था दे वर फॉर्मिंग द वेस्टिबुलर फोल्ड। यहाँ से मैं अब थोड़ी सी एक दफ़ा रेपिटेशन लेना चाहूँगी, थोड़ी सी पीछे से आते हुए, कि हमने अभी तक क्या बात की। हमने ये बात की कि हमने पूरा का पूरा अभी तक कैसे बनाई है लेरिंग्स को हमने सबसे पहले फ्रेमवर्क दिया है कार्टिलेज का और बोन का, उसके बाद उन सारों को जोड़ दिया आपस में बाय मींस ऑफ द लिगामेंट्स। ठीक है जी, सारे लिगामेंट्स और जॉइंट से जोड़ दिया। जब लिगामेंट्स और जॉइंट से वो सारे जुड़ गए तो ये भी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ तो ये सारी थी लिगामेंट्स, अंदर की तरफ जो लिगामेंट्स बने, ये जो नीचे वाला था कोनस इलास्टिकस दैट गिव राइज टू द वोकल फोल्ड, और ऊपर की तरफ से जो आया था एपिग्लॉटस से रेटिनॉइड कार्टिलेज तक वेस्टिबुलर फोल्ड। ठीक है जी, ये दोनों आ गए। अब जब ये दोनों चीज़ें आ गई तो देन इट वाज कवर्ड विद अ म्यूकस मेम्ब्रेन। जब लिगामेंट्स वगैरह बन गए, सारा कुछ आपस में फ्रेमवर्क बन गया, तो क्या किया हमने, इसको एक अनदर प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ाई दैट इज़ द एपिथेलियम, और एपिथेलियम जो होगी दैट इज़ द मिकोज़ा। मिकोज़ा जो होगी वो क्या करेगी, मिकोज़ा बिल्कुल वैसी ही मिकोज़ा होगी दैट इज़ लाइनिंग द जस्ट ओरल कैविटी या फेरिंग्स लेरिंग्स सबके साथ वो कॉन्टीन्यूस कर जाएगी, जैसे हमारे पास इस वाली में है कि सामने की तरफ से वो सारी की सारी जो है मिकोज़ा वो ओरल कैविटी के साथ कनेक्टेड है, पीछे के साथ वो फेरिंग्स के साथ है, फेरिंग्स के साथ ही वो कनेक्ट कर रही है इनटू द लेरिंग्स। जब ये सारी मिकोज़ा एक दूसरे के ऊपर एनवेलप करती हुई, गुलाफ चढ़ाती हुई बनेगी, तो वो जो स्ट्रक्चर अभी तक हम देखते आ रहे थे कि वो बोन, कार्टिलेज और वो लिगामेंट्स का था, और उसके बाद जब वो मिकोज़ा उसके ऊपर एनवेलप कर जाएगी तो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो होगा वो इस शेप में आ जाएगा। जब वो इस शेप में स्ट्रक्चर आ जाएगा मिकोज़ल कह लो कि कवरिंग की वजह से, तो आप देखो कि मिकोज़ा जो है वो एपिग्लॉटस से लेके जो है रेटिनॉइड कार्टिलेज तक जा रही है और एक ओपनिंग सी बन जाएगी। ठीक है जी, ये ओपनिंग जो है दैट इज़ नोन एज द इनलेट ऑफ द लेरिंग, कि रास्ता है, दरवाज़ा है जिसकी वजह से लेरिंग्स के अंदर से दाखिला मुमकिन है, एंट्री है। दिस पार्ट इज़ नोन एज द लेरेंजियल इनलेट। अब लेरेंजियल इनलेट की जब हम बाउंड्रीज़ करते हैं तो हम क्या कहेंगे, लेरेंजियल इनलेट किन चीज़ों से बन रहा है। लेरेंजियल इनलेट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, लेरेंजियल इनलेट। अब ये चीज़ जो है मिकोज़ा जब ऊपर एनक्लोज कर लिया तो ये चीज़ बन गई, यानी आगे की तरफ जो है हमारे पास एपिग्लॉटस है, एपिग्लॉटस के पीछे जो है कौन से कार्टिलेज थे, रेटिनॉइड कार्टिलेज। तो जो मिकोज़ल फोल्ड होगा एपिग्लॉटस से लेकर रेटिनॉइड तक, दिस मिकोज़ल फोल्ड इज नोन एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। ये जो मिकोज़ल फोल्ड बन जाएगा ये किससे बन जाए, इसको क्या कहेंगे, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। और पीछे जो रेटिनॉइड के बीच में जो फोल्ड आ जाएगा दैट इज़ द इंटर रेटिनॉइड फोल्ड। तो हमारे पास इनलेट की बाउंड्रीज़ कैसे आ गई, इनलेट की बाउंड्रीज जो एंट्री इनटू द लेरिंग्स है वो कैसे है, एपिग्लॉटस
एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड एंड इंटर रेटिनॉइड म्यूकोजल फोल्ड। और इसी एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड के बीच में ये रेटिनॉइड कार्टिलेज है, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट कार्टिलेज छुपे हुए बैठे होंगे। रेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट एंड द क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। जो हमने कहा था कि एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड बेसिकली है क्या, कि जब फ्रेमवर्क कंप्लीट हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है लिगामेंट की वजह से और मेम्ब्रेन्स की वजह से, उसके बाद जो है म्यूकोजा जब कवर करती है, देन इट इज़ गोइंग टू गिव राइज टू द वेरियस म्यूकोजल फोल्ड्स। और जब वो वाला म्यूकोजल फोल्ड जो एपिग्लॉटिस से लेके रेटिनॉइड कार्टिलेज तक आ जाता है, दैट इज़ नोन एज द एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड। और उस एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड के बीच में रेटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप दो किस्म की जो आपके क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन देख सकते हो कि क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन बाहर की एक्सट्रिंसिक ये है और इंट्रिंसिक वाली ये लगी हुई है अंदर की तरफ, जिसका ऊपर वाला जो फोल्ड होगा दैट इज़ गोइंग टू गिव राइज टू द वोकल फोल्ड्स। यहाँ से मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन कैसे हैं। ये आपको नज़र अगर आ रही हो, ये बाहर की तरफ जो लैमिना आर्च ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज से और थायराइड के बीच में, दिस इज़ द क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन। इसी आर्च ऑफ द कार्टिलेज और लैमिना के से देखो तो एक अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन भी जा रही है इंट्रिंसिकली। दिस मेम्ब्रेन इज़ बेसिकली द कोनस इलास्टिकस, और कोनस इलास्टिकस का ऊपर वाला जो फ्री एज बनेगा दैट इज़ बेसिकली द ट्रू वोकल फोल्ड्स। इसी तरह से रेटिनॉइड कार्टिलेज से लेके जब नीचे लेके आती हूँ एक फ्री हैंगिंग मेम्ब्रेन यूँ, ये से एपिग्लॉटिस से रेटिनॉइड कार्टिलेज तक यूँ, दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म द अनदर टाइप ऑफ द मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन को इंट्रिंसिकली, अब देखो थायरोहाइड मेम्ब्रेन बाहर है और ये वाली जो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है दिस इज़ गोइंग टू इनवर्ड। इसको मैं अगर कलर चेंज कर लूँ, तो ये देखो, तो मैं क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन ये बना रही हूँ अंदर की तरफ, और ये बना रही हूँ कोनस इलास्टिकस। तो ये ऊपर वाले बन गए वेस्टिबुलर वोकल फोल्ड्स, ये बन गए वेस्टिबुलर फोल्ड्स। और अब अगर मैं बाहर से एक्सट्रिंसिकली बनाना शुरू करूँ तो दिस इज़ द थायरोहाइड मेम्ब्रेन बाहर से एंड दिस इज़ द क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन बाहर से। तो ये दोनों आपको समझ आएंगे, दिस इज़ द थायरोहाइड मेम्ब्रेन, क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, ये आपकी कोनस इलास्टिकस है एंड दिस इज़ द क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन इंट्रिंसिकली। अब इनकी वजह से क्या हुआ कि जब म्यूकोजल फोल्ड्स हमने लगा दिए इनके ऊपर और एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स बन गए, तो इसको हमने ये कॉर्नल सेक्शन काटा हुआ है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो इनलेट की बाउंड्रीज कर ली, ये हमारी इनलेट है और ये सारी कैविटी ऑफ द लेरिंग्स बन गई, पूरी की पूरी जितनी लेरिंग्स है उसकी ये क्या है, कैविटी। अब कैविटी ऑफ द लेरिंग्स देखो तो दैट इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड इन द 3 पार्ट्स बाय बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज फोल्ड। अब हमने बात की कि आपको एपिग्लॉटिस अंदर से कार्टिलेज भी नज़र आ रहा है और ये आपको इसके म्यूकोजा के नीचे जो है दिस इज़ द क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, और क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन का ये लोअर एज है दिस इज़ द वेस्टिबुलर फोल्ड्स, ये नज़र आ रहा है। द पार्ट ऑफ द cavity of the larynx that is lying from the inlet till these vestibular folds, इन vestibular folds तक जो आपको नज़र आ रहा है पार्ट, दिस इज़ द वेस्टिब्यूल ऑफ द लेरिंग्स। ये सारा क्या हो जाएगा, वेस्टिब्यूल ऑफ द लेरिंग्स। इसी तरह से दिस इज़ द क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज से लेके जो आपको कोनस इलास्टिकस बनी थी और उसका फ्री एज ये जो बना था, दीज आर द वोकल फोल्ड्स। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है कैविटी ऑफ द लेरिंग्स का, दिस इज़ द इंफ्राग्लॉटिक पार्ट, और जो बीच बीच में रह जाएगा वेस्टिबुलर फोल्ड्स और वोकल फोल्ड्स के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द कैविटी, या आप कहोगे वेंट्रिकल्स ऑफ द लेरिंग्स। दोबारा से कर लेते हैं कि हमने पहले बनाए वेस्टिबुलर फोल्ड्स एंड द वोकल फोल्ड। लेरिंग्स का वो पोर्शन इनलेट से लेके जो वेस्टिबुलर फोल्ड तक है दैट इज़ द वेस्टिब्यूल, जो वोकल फोल्ड से नीचे तक है जो कि ट्रेकिया में कंटिन्यू कर जाएगा दैट इज़ द इंफ्राग्लॉटिक पोर्शन। जो इन बिटवीन द जो ट्रू वोकल कॉर्ड और वेस्टिबुलर फोल्ड्स है उसको आप मिडल पार्ट ऑफ द कैविटी कहोगे। अब मिडल पार्ट ऑफ द कैविटी को जब हम देखें, इसी तरह से मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है जिसका नीचे वाला फोल्ड जो है वो लूज हुआ हुआ है या फ्रीली हैंगिंग है। दिस फोल्ड इज़ कॉल्ड द वेस्टिबुलर फोल्ड, या फिर वेस्टिबुलर वो हम फॉल्स वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। इसी तरह से जो कोनस इलास्टिकस था उसका फ्री एज मार्जिन जो बनता था दैट वाज गिविंग राइज टू द fold, these are known as the
vocal folds and these are the true vocal cords. The chord जो part of the cariolarynx है, that is from the inlet till the vestibular fold. This is the vestibule. Between the vocal folds and the downward till the lower part of the cricoid cartilage, जिसके नीचे वो ट्रेकिया के साथ कंटिन्यू कर जाएगा, that is the infraglottic portion. और in between जो आपको नज़र आ रहा है कि सारा का सारा स्ट्रक्चर ये वाला, this is the middle part of the cavity of the larynx. Usually middle part of the cavity of the larynx जो होती है उसको क्या होना चाहिए था, उसको सीधा होना चाहिए था, लेकिन वो एंट्रोसुपीरियरली बिहाइंड द थायराइड कार्टिलेज एक रिसेस दे देता है. ये वाला एंट्रोसुपीरियरली एक बिहाइंड द थायराइड कार्टिलेज इसकी रिसेस चली जाती है. दिस रिसेस ऑफ द मिडल या कैविटी ऑफ द लेरिंक्स इज नोन एज सैक्यूल. ये देखें जी, वो कहता है कि एक जो लेरेंजियल वेंट्रिकल या मिडल पार्ट ऑफ द कैविटी ऑफ द लेरिंग्स है वो एक ट्यूबुलर एक्सटेंशन देती है एंट्रोसुपीरियरली बिटवीन द वेस्टिबुलर फोल्ड एंड द थायराइड कार्टिलेज. इसमें बीच में क्या होता है, ये वाले जो हमने स्ट्रक्चर अभी देखा वेस्टिब्यूल जो सैक्यूल हमने देखा, दैट इज़ लोडेड विद द ग्लैंड जो कि वोकल कॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा लिगामेंटस सेक्रीशन या लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है. दीज आर बिटवीन द वेस्टिबुलर फोल्ड एंड द थायराइड कार्टिलेज. उसके बाद जब हम आगे जाके देते हैं तो व्हाट आर द रीमा वेस्टिबुला एंड द रीमा ग्लॉटिस. रीमा मीन्स द ओपनिंग. अभी जो हमने डायग्राम देखी ये वाली, इसी डायग्राम पे हम कंटिन्यू करते हैं कि देखो जब आप देख रहे हो दीज आर द वेस्टिबुलर फोल्ड्स, तो देयर इज़ अ गैप बिटवीन द वेस्टिबुलर फोल्ड्स. कौन ये वाला आपको गैप नज़र आ रहा है, रास्ता नज़र आ रहा है इन बिटवीन द टू वेस्टिबुलर फोल्ड, और देयर इज़ अ गैप बिटवीन द टू वोकल फोल्ड. जो रास्ता बिटवीन द टू वोकल फोल्ड है दिस इज़ द रीमा ग्लॉटिडिस जो इंफ्राग्लॉटिक पोर्शन में जा रहा है. तो ये जो रास्ता है दिस इज़ रीमा ग्लॉटिडिस. और जो वेस्टिबुलाई के बीच में आपको गैप नज़र आ रहा है, रास्ता नज़र आ रहा है, दिस इज़ द रीमा वेस्टिबुलाई. ये देखें जी, ये आपको जो आपको ये वाले मेम्ब्रेन नज़र आ रही है और इसके एज जो नज़र आ रहा है ये वाला आगे वाला, दिस इज़ द एजेस ऑफ द वेस्टिबुलर फोल्ड. और इसके बीच में ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द रीमा वेस्टिबुलाई. इसी तरह से जब आप ये वोकल फोल्ड्स देखते हो इसके दरमियान जो ये आपको रास्ता नज़र आता है दिस इज़ द रीमा ग्लॉटिडिस. अगर इस डायग्राम से देखो दिस इज़ द लेरेंजियल इनलेट और ये जो आपको नज़र आ रहा है रीमा वेस्टिबुलाई. तो रीमा वेस्टिबुलाई इज़ बेसिकली द डोरवे टू द वेंट्रिकल, कह लो ये कैविटी ऑफ द लेरिंग्स. तो क्या करेगा, ये किसका रास्ता बंद कर सकता है. इट मीन्स अगर ये वेस्टिबुलर फोल्ड्स या रीमा वेस्टिबुलाई क्लोज करेगा तो जो इनलेट ऑफ द लेरिंग्स है या वेस्टिबुल ऑफ द लेरिंग्स है वो मिडल पार्ट ऑफ द लेरिंग्स से सेपरेट हो जाएगा, ये कट ऑफ हो जाएगा रास्ता यहाँ तक. इसकी बड़ी डायग्राम वही वाली आ जाती है. इसमें से देखें तो मैं ये बात कर रही हूँ ये वाला जो है रास्ता है दिस इज़ बेसिकली द रीमा वेस्टिबुलाई. तो रीमा वेस्टिबुलाई किस दो चीज़ों के दरमियान है, वेस्टिबुलाई के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में. अगर ये डोरवे क्लोज हो जाता है तो इज़ नो एयर पैसेज फ्रॉम द वेस्टिब्यूल टू द वेंट्रिकल. इसी तरह से अगर आप देखो तो रीमा ग्लॉटिडिस जो थी वो प्रेजेंट है बिटवीन द ट्रू वोकल कॉर्ड्स. तो ये अगर क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स आर नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यू विद द इंफ्राग्लॉटिक पोर्शन. तो एयर जो होगी वो वेंट्रिकल्स में ट्रैप हो जाएगी, दैट इज़ नॉट लेटिंग इनसाइड टू द लेरिंग्स एंड ऑन वे टुवर्ड्स द ट्रेकिया टुवर्ड्स द लंग्स. ठीक है जी. उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसमें मसल्स कौन से प्रेजेंट है विद इन द लेरिंग्स. दे आर नोन एज द इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लेरिंग्स. उनके काम क्या है कि दे हैव टू एडजस्ट द टेंशन ओवर द वोकल कॉर्ड्स. They are going to open and close the rema glottis and the vestibuli inner dimensions of the vestibule जो है according to the passage of the air या phonation जो भी है वो inner dimensions of the vestibule को भी change कर सकती है और facilitate the closing of the laryngeal inlet ताकि तब जब food passage हो रहा हो. ऑल्सो क्रिकोथायरॉयड और क्रिकोरेटिनॉइड जॉइंट्स की मूवमेंट को भी एडजस्ट करेगी, डिस्टेंस बिटवीन एपिग्लॉटिस एंड रेटिनॉइड कार्टिलेज को भी, डायरेक्टली पुलिंग द वोकल कॉर्ड्स को, क्वाड्रेंगुलर और मेम्ब्रेन और वेस्टिबुलर लिगामेंट्स को भी मिड लाइन के क्लोज रखेगी. नंबर 1 मसल जो आपको इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ द क्रिकोथायरॉयड मसल. क्रिकोथायरॉयड मसल में अगर इसके दो पार्ट करो तो क्रिकोइड एंड थायरॉयड मीन्स ये क्रिकोइड कार्टिलेज से ओरिजिन कर रहे हैं एंड गोइंग टू इंसर्ट ऑन टू द थायरॉयड कार्टिलेज. इसके दो पार्ट्स हैं, ऑब्लिक पार्ट है और इसका स्ट्रेट पोर्शन है. इस मसल की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑल द इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लेरिंग्स आर सप्लाई बाय द रिकरेंट लैरेंजियल नर्व. ठीक है जी, सारे के सारे रिकरेंट लैरेंजियल के साथ हैं एक्सेप्ट दिस वन. और ये जो है ये किससे सप्लाइड है, ये सप्लाइड है बाय द एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व से.
ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्रीकोथायरॉयड जो है दैट इज़ नॉट सप्लाइड बाय द रिकरेंट लेंजियल नर्व, इंस्टेड जो है दिस इज सप्लाइड बाय द सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। ठीक है जी, ये किससे सप्लाइड है? सुपीरियर लेरेंजियल नर्व से। रेस्ट ऑफ ऑल द मसल्स आर सप्लाइड बाय द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ द वेगस नर्व। उसके बाद जो मसल है दैट इज़ द पोस्टीरियर क्रीकोरेटिनॉइड। पोस्टीरियर क्रीकोरेटिनॉइड तो आपको नज़र आ रहा है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्रीकोइड कार्टिलेज से लेके रेटिनॉइड तक है। दिस इज़ द ओनली मसल जो है that is causing the abduction of the vocal cord. That is why this is known as the safety muscle of the larynx. Safety muscle of the larynx क्यों कहा जाता है? This is the safety muscle of the larynx. क्यों कहा जाएगा safety muscle of the larynx? वो इस वजह से abduction of the vocal cords की वजह से। ये only muscle है जो कि abduction of the vocal cords पे, abduction में vocal cords ऐसी हो जाती हैं, रास्ता खुला रहता है for the respiration। तो ये वाहिद मसल है जो एबडक्शन कॉज करता है। अगर खुदा ना खास्ता है दोनों तरफ का डैमेज हो जाए तो वोकल कॉर्ड एंड अप इन द एडक्शन। अब जब एडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड हो जाएगी तो क्या होगा? नो एयर पैसेज इज गोइंग, नो एयर एंट्री इज़ गोइंग टू टेक प्लेस टुवर्ड्स द लंग्स और रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं रहेगी। इस वजह से दिस मसल इज़ नोन एज safety muscle of the lung and there is no alternative to this muscle and this is supplied by the recurrent laryngeal nerve. Lateral cricoretinoid, lateral part of the cricoid cartilage is the retinoid, ये adduct करते हैं and these are supplied by the recurrent laryngeal nerve. Transverse retinoid, one retinoid से दूसरे retinoid तक है और innervated by the recurrent laryngeal nerve. Oblique retinoids हैं, oblique one retinoid cartilage की base से other retinoid cartilage की apex तक। ये जो criss cross muscle पड़े हुए these are the oblique retinoid muscles जो है ये innervated हैं by the recurrent laryngeal nerve से। वोकैलिस मसल हैं, जो वोकैलिस मसल हैं दे आर रनिंग पैरेलल विद ईच vocal ligaments and attached posteriorly from the vocal processes of the retinoid cartilage till the thyroid cartilage तक। ठीक है जी, ये क्या करते हैं? एडजस्ट द टेंशन ऑफ द vocal cords ताकि आपकी आवाज़ की रेजोनेंस और जो भी आपकी फोनेशन है वो पॉसिबल हो सके। सप्लाइड बाय द रिकरेंट लेंजियल नर्व। थायरॉयड रेटिनॉइड थायरॉयड कार्टिलेज से लेके रेटिनॉइड कार्टिलेज तक मसल्स हैं जो कि एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स और थायरो एपिग्लॉटिकस मसल के साथ ये देखिए एरी एपिग्लॉटिकल और ये जो है थायरो एग्लॉटिकस जो है वो मसल्स हैं। फंक्शन ऑफ द लेरिंग्स क्या है? दिस इज एन एलैबोरेट स्फिंक्टर फॉर द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड, एडजस्ट द साइज ऑफ द वेंट्रिकल कैविटी। ठीक है जी, सारे के सारे डायमीटर्स को चेंज कर रहा होता है। दिस चेंजिंग रिजल्ट फ्रॉम द मसल्स एक्शन एंड द लेरेंजियल मैकेनिज्म। क्वाइट रेस्पिरेशन, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपके पास सारी की सारी जो है ओपनिंग्स वो ओपन अप होनी चाहिए नॉर्मली, और जो रास्ता है दैट शुड बी पेटेंट, कि आपकी ओरोफेरिंग्स से लेके नेजोफेरिंग्स से लेके सारा का सारा एयर पैसेज जो है वो डायरेक्ट कर रहा हो लेरिंग्स की तरफ और टूवर्ड्स द ट्रेकिया। उसके लिए इनलेट भी ओपन अप होना ज़रूरी है। ठीक है, इनलेट के बाद जो वेस्टिबुलर फोल्ड्स हैं वो भी ओपन अप हों और उनके दरमियान का रास्ता रीमा वेस्टिबुलाई भी ओपन अप हो, वोकल फोल्ड के दरमियान भी पैसेज हो, इसकी वजह से रीमा ग्लॉटिडिस भी ओपन अप होगी। तो क्या होगा कि ये पैसेज मोर और लेस ट्रायंगुलेटेड इन अपीयरेंस नज़र आएगा और एयर कैन ईजीली पास टुवर्ड्स द लंग्स। लेकिन जब आप फोर्स रेस्पिरेशन करते हो ये रास्ता और खुला हो जाता है और ब्रॉडन अप हो जाता है और रोम्बॉइड फोसा के तौर पे आ जाता है। होता क्यों है? पोस्टीरियर क्रीकोरेटिनॉइड जो मसल्स हैं दे आर गोइंग टू कॉज द रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द रेटिनॉइड कार्टिलेज, ये रोटेट आउटपुट कर जाती है जिसकी वजह से रास्ता और खुल जाता है, सारे के सारे रास्ते खुल जाते हैं और ज़्यादा जो रेस्पिरेशन है वो पॉसिबल हो जाती है। फोनेशन में क्या होता है? फोनेशन में आप देखो कि जो आपके रीमा ग्लॉटिडिस है दैट इज़ गोइंग टू बी क्लोज्ड। वोकल फोल्ड्स आपस में एक दूसरे के साथ अप्रॉक्सीमेशन में है, अप्रॉक्सीमेशन में वो अडैप्ट कर जाएंगी तो क्या होगा, वो उसमें टेंशन भी होगी और अडक्ट भी कर जाएंगी, तो सिर्फ वाइब्रेशन इज़ पॉसिबल ओवर द वोकल कॉर्ड्स। तो जब वाइब्रेशन पॉसिबल होगी वोकल कॉर्ड्स में देन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द साउंड। वो जब ओरल कैविटी और नेजोफेरिंग से एयर आ रही होगी एंड दैट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक ओवर दीज वोकल कॉर्ड्स, दीज वोकल कॉर्ड्स आर गोइंग टू वाइब्रेट, और इस वाइब्रेशन से जो साउंड आपकी जो एयर वापस जा रही होगी विद द आर्टिकुलेशन ऑफ द पैलेट, टंग, लिप्स, टीथ, इन सब के एक्शन की वजह से वो जो वाइब्रेटिंग एयर होगी दैट इज़ टर्निंग इनटू द वर्ड्स।
एफर्ट क्लोजर कब आप करते हो, जब हैवी लिफ्टिंग करते हो कि सांस जोर से ले लेते हो, फिर अपनी एयर जो है वो थोरेसिक कैविटी में बंद कर लेते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रीमा ग्लॉटिडिस भी कम्प्लीटली क्लोज है, रीमा वेस्टिबुला एंड द लोअर पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल सब क्लोज करते हैं ताकि एयर जो है वो आपकी थोरेसिक कैविटी में रिटेन रह सके, सब कुछ क्लोज हो जाएगा। लेकिन पहले आप फोर्स एक इंस्पिरेशन लोगे एंड देन यू आर गोइंग टू क्लोज विद द एफर्ट। स्वॉलिंग में क्या होता है, स्वॉलिंग में क्या होता है कि रीमा ग्लॉटिडिस, रीमा वेस्टिबुलाई एंड द वेस्टिब्यूल आर क्लोज एंड द लेरेंजियल इनवर्ट इज नैरोड। होता क्या है कि इसमें जब आप फूड पैसेज गुजारते हो तो फूड की वजह से, जब टंग और पैलेट की वजह से फूड का बुलस ट्रैवल कर रहा होता है यहाँ से, ये ओरल कैविटी लगा लो, ये ओरल कैविटी है जिसमें से टंग ने पुश बैकवर्ड किया है बुलस ऑफ द फूड को। अपने वज़न की वजह से क्या होगा, वो जो एपिग्लॉटस यहाँ की तरफ स्ट्राइक किए हुए था, यूँ था पड़ा हुआ, उसको फोर्सफुली पीछे की तरफ धकेलेगा। जब वो पीछे की तरफ उसको धकेलेगा डाउन इसमें, तो ये जो डाउनवर्ड होगा टुवर्ड्स द लेरेंजियल इनलेट, तो पूरी की तरह क्या करेगा, लेरिंग्स जो होगा वो अपवर्ड मूव करेगा और फॉरवर्ड मूव करेगा ताकि वो आके इसके साथ इस गैप में फिट इन हो जाए। यानी लेरिंग्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेगा, एपिग्लॉटस डाउनवर्ड मूव करेगा, तो ये दोनों के दोनों जो एक अप डाउनवर्ड मूव कर रहा है एपिग्लॉटस एंड अपवर्ड फॉरवर्ड लेरिंग्स, तो क्या करेंगे, ये जो आपकी कैविटी ऑफ द इनलेट है, इनलेट ऑफ द लेरिंग्स है, ये क्लोज हो जाएगी और जो बुलस ऑफ द फूड है वो उसकी ऊपर से छत से जंप करता हुआ पिछले पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स में चला जाएगा। कैसे जाएगा, इसमें हम बहुत पीछे वाली डायग्राम से देख के आते हैं। यहाँ से देखें तो अगर ये एपिग्लॉटस है और बुलस ऑफ द फूड यहाँ था, ये पैसेज ऑफ द फूड पे जब यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा, एपिग्लॉटस को डाउनवर्ड करेगा और ये जो लेरिंग्स था इसको अपवर्ड मूव करेगा। जब ये दोनों की कह लो इनलेट क्लोज हो जाएगा तो दिस बुलस ऑफ द फूड इज़ गोइंग टू डायरेक्ट टूवर्ड्स द फेरिंग्स, तो फेरिंग्स की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू द लेरिंग्स। तो इस वजह से ये सेफ्टी मैकेनिज्म भी होगा, स्फिंक्टेरिक एक्शन भी होगा, जिसकी वजह से जो पैसेज ऑफ द फूड है दैट इज़ गोइंग टू बी डायरेक्टली टूवर्ड्स द फेरिंग्स इंस्टेड ऑफ द लेरिंग्स की तरफ। तो वो क्या करेगा, किस वजह से हुआ कि फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूविंग ऑफ द लेरिंग्स, लेरेंजियल कैविटी, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एपिग्लॉटस, उसकी वजह से जो है जो एक्शन मीडिएट हुआ दैट इज़ द क्लोजर ऑफ द लेरेंजियल इनलेट और फूड पैसेज जो है वो फेरिंग्स में चला जाएगा। ट्रेकियोस्टमी इज़ दी प्रोसीजर जिसके बीच में कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन जो एयरवे पैसेज को, पेटेंसी को कह लो कि मेंटेन नहीं रहने देती, उसकी वजह से क्या करते हैं हम ट्रेकिया को होल बना के बाहर के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। दैट प्रोसीजर इज नोन एज द ट्रेकियोस्टमी। ठीक है जी, या कोई फॉरेन बॉडी जो है दैट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग द लेरिंग्स, दैट इज़ नॉट अलाउइंग द एंट्री ऑफ द एयर टू गो इनटू द लंग्स, दैट इज़ परफॉर्म एट द लेवल ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड ट्रेकियल लिंग। हम उसमें स्किन सुपरफिशियल फेशिया को जब डिसेक्ट आउट कर देंगे देन यू आर गोइंग टू डेविएट द स्ट्रैप मसल, स्टमक ऑफ द थायराइड ग्लैंड को आइदर यू आर गोइंग टू डिवाइड या फिर आप उसको ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर दोगे, फिर उसके बीच में एक ट्यूब डाल दोगे। लेकिन आफ्टर द ट्यूब फोनेशन इज़ नॉट पॉसिबल, या स्पीकिंग इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल होगी, क्योंकि जो है वो एयर जो है दैट इट इज़ डायरेक्टली कमिंग टुवर्ड्स द ट्रेकिया और लेरिंग्स तो ऊपर है, तो लेरिंग्स के ऊपर जब जो आवाज़ है या एयर है दैट इज़ नॉट गोइंग टू टच द वोकल कॉर्ड, जिसकी वजह से कोई भी फोनेशन पॉसिबल नहीं हो सकेगी। Arterial supply of the larynx is by means of the superior laryngeal artery, that is a branch of the superior thyroid artery, and the inferior laryngeal artery, that is a branch of the inferior thyroid artery through the thyrocervical trunk. इसी तरह से venous drainage is towards the superior thyroid vein जो कि internal jugular vein में जाएगी और inferior thyroid vein towards the brachiocephalic vein. Lymphatic जो upper part के हैं वो चले जाएंगे deep cervical nodes में, और जो lower part के होंगे वो चले जाएंगे upper part of the trachea में। नर्व जो है, नर्व्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नर्व्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड करोगे, सेंसरी एंड द मोटर, यानी वहाँ पे जो सेंसेशन पिकअप करनी है या आपने मसल्स को प्रोवाइड करनी है। मसल्स को प्रोवाइड करने के लिए अभी हमने बात की, दे आर टू टाइप ऑफ द जो है मस्कुलर की मोटर सप्लाई। वन इज़ थ्रू द रिकरेंट लेंजियल नर्व जो सब मसल को कर रही थी एक्सेप्ट द क्रीकोथायरॉइड, एंड अदर वाज द superior external laryngeal nerve
जो कि कर रही थी क्रिकोथायरॉयड को। यानी हम नर्व्स को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले जो नर्व्स को हमने डिवाइड किया उसको किया सेंसरी और द मोटर में, ठीक है। फिर हमने मोटर को आगे से दो पार्ट में, सेंसरी और मोटर। जो मोटर थी वो दो हो गई, दो कौन कौन सी होगी, रिकरेंट और द एक्सटेंडर लेंजियल नर्व। ऑल द मसल एक्सेप्ट द क्रिकोथायरॉयड, और इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ क्रिकोथायरॉयड। अब सेंसरी में आ जाओ। सेंसरी में जो आप करते हो कि उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, सुप्राग्लॉटिक पोर्शन एंड द इंफ्राग्लॉटिक पोर्शन। सुप्राग्लॉटिक पोर्शन है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द जो है इंटरनल लेरेंजियल नर्व, और जो इंफ्राग्लॉटिक पोर्शन है देन अगेन इट इज़ गोइंग टू बी सप्लाइड बाय द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। मैं दोबारा रिपीट ऑन कर देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछी जाती है कि नर्व सप्लाई ऑफ द लेरिंग्स। नर्व्स को आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हो, सेंसरी में और मोटर में। मोटर जो है तमाम मसल्स जो हैं दे आर सप्लाइड बाय द टू नर्व्स। एक है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व और एक है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व ऑल मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड, और उसको सप्लाइड करती है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। जबकि सेंसरी जो है दैट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो एक है सुप्राग्लॉटिक पोर्शन और एक है इंफ्राग्लॉटिक पोर्शन। जो सुप्राग्लॉटिक पोर्शन है दैट इज़ सप्लाइड बाय द इंटरनल लेरेंजियल नर्व, और जो इंफ्राग्लॉटिक पोर्शन है दैट इज़ सप्लाइड बाय द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये आगे उसकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स हैं। होपफुली अब आपको सारी प्रेजेंटेशन समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेरीज फिर भी रह जाती हैं तो फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू सो मच।